गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं अक्षमता एवं क्षेत्रीयता। प्रशिक्षणार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं अक्षमता तथा क्षेत्रीय की शिक्षा का विकास। प्रशिक्षणार्थियों, अक्षमता और क्षेत्रीयता की शिक्षा के विकास को 2 कालों में बांटा गया है। पहला है स्वतंत्र भारत से पहले का समय और दूसरा है स्वतंत्र भारत का समय। प्रशिक्षणार्थियों, दोनों समय में आज हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं आज़ादी से पहले के समय का, स्वतंत्रता से पहले के समय का, आज़ादी से पहले के समय की शिक्षा व्यवस्था का, जिसमें विकलांगों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की गई थी। प्रशिक्षणार्थियों, वैदिक काल की ओर चलते हैं। वैदिक काल में क्षमता रहित या विकलांग, दिव्यांग या अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक शिक्षा का बंदोबस्त किया गया था। इनको राजाओं और रानियों के महलों में सेवा चाकरी करने का या सेवा करने की नियुक्ति दी जाती थी, और जो बौने आदि हुआ करते थे उनको मनोरंजन के कार्यों में या उनको मनोरंजन प्रदान करने वाला माना जाता था। प्रशिक्षणार्थियों, बौद्ध काल में अक्षमता या दिव्यांग या विकलांग बालकों की शिक्षा में कमी आई, क्योंकि बौद्ध मठों में और संघ में विकलांगों की शिक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं था, बल्कि दिव्यांगों को, विकलांगों को इसमें प्रवेश ही नहीं दिया जाता था। प्रशिक्षणार्थियों, संघ में इनका प्रवेश निषेध था, और मध्यकाल के आते आते बादशाहों, बेगमों के यहाँ दिव्यांगों को, विकलांगों को या ऐसे लोगों को बादशाह और बेगम की सेवा चाकरी में रखा जाने लगा। इनको लोग इनसे दिल बहलाया करते थे, मनोरंजन किया करते थे। ये मध्यकाल की घटना है। प्रशिक्षणार्थियों, मध्यकाल में दिव्यांगों को सम्मान प्राप्त था, लेकिन इनको मनोरंजन प्रदान करने वाला ही माना जाता था। सबसे पहले ईसाई मिशनरियों का दिव्यांगों, विकलांगों की शिक्षा की ओर ध्यान गया, और 1883 ईस्वी में अमृतसर में अंधे बच्चों के लिए विद्यालय खोला गया। 1883 में अमृतसर में विद्यालय खोला गया। एनी शार्प ने कन्या विद्यालय की
स्थापना की और 1887 में एक भारतीय ईसाई श्री लाल बिहारी शाह ने कलकत्ता में अंधे बच्चों के लिए विद्यालय खोला। प्रशिक्षणार्थियों, इन दिव्यांगों को, इन विकलांगों को, इन क्षमता रहित व्यक्तियों को समाज में इनके लिए 1887 में भारतीय ईसाई श्री लाल बिहारी शाह ने कलकत्ता में अंधे बच्चों का विद्यालय खोला। 1890 और 1900 के आते आते कुमारी स्किथ, एनी मिलार्ड ने अंधे बच्चों के लिए पलियाम, कोट्टाया और मुंबई में विद्यालय खोले। पलियाम, कोट्टाया और बम्बई में अंधे बच्चों के लिए कुमारी एस्किथ और एनी मिलार्ड ने विद्यालय खोले। 1944 में ब्रिटिश सरकार का ध्यान इनकी ओर गया और सॉर्जेंट योजना के अंतर्गत सरकार ने इनकी सुध ली और इनकी शिक्षा का प्रयास किया, जिसमें शारीरिक और मानसिक एवं मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की ओर विशेष तौर से सरकार का ध्यान गया, जिसमें सरकार ने सर्जेंट योजना के अंतर्गत 2 उद्देश्यों को निर्धारित किया। नंबर 1, दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना। नंबर 2, दिव्यांगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। ये सार्जेंट योजना के 2 उद्देश्य थे, जिनको लेकर वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और मंदबुद्धि बालकों के शिक्षा के विकास के लिए प्रयासरत हुई। शारीरिक और मानसिक मजबूत, आत्मविश्वास उत्पन्न करना, आत्मनिर्भर बनाना, जिसमें सरकार ने गूंगे, बहरे, अंधे बच्चों के अलग अलग विद्यालय खोलने की योजना बनाई और ख़ास तौर से इनको कि गूंगे बच्चों को, बहरे बच्चों को, अंधे बच्चों को अलग अलग विद्यालय खोले जाएं और इनमें विशेष तौर से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि इनका शैक्षिक विकास हो सके। प्रशिक्षणार्थियों, कुल 53 विद्यालय थे देश में। गूंगे और बहरे बच्चों के लिए 23 विद्यालयों की स्थापना की गई। गूंगे और बहरे बच्चों के लिए 23 विद्यालय खोले गए, अंधे बच्चों के लिए 28 और मंदबुद्धि बच्चों के लिए 2 विद्यालय खोले गए। प्रशिक्षणार्थियों, कुल 53 विद्यालय थे आज़ादी से पहले। गूंगे बहरे बच्चों के लिए 23, अंधे बच्चों के लिए 28 और मंदबुद्धि बच्चों के लिए 2 विद्यालयों की स्थापना की गई। आज़ादी से पहले इन अक्षमता या क्षमता रहित बालकों के लिए समाज में जो सामाजिक दृष्टिकोण था या सामाजिक सोच थी, वो ऐसे बालकों को अशुभ माना जाता था, हे दृष्टि से देखा जाता था, इनको हीन समझा जाता था, दया का पात्र समझा जाता था और इनके प्रति सहानुभूति थी। इस प्रकार का व्यवहार इनके प्रति था। प्रशिक्षणार्थियों, इनको अशुभ मानना, हे और हीन मानना, ये सामाजिक नज़रिया था। प्रशिक्षण सामाजिक दृष्टिकोण से इनको अशुभ माना जाता था। प्रशिक्षणार्थियों, इस प्रकार आज़ादी से पहले देश में
53 विद्यालय थे, गूंगे बहरों के लिए 23 विद्यालय, अंधों के लिए 28 और मंदबुद्धि बालकों के लिए 2 विद्यालयों की स्थापना की गई। प्रशिक्षणार्थियों, आज़ादी से पहले विकलांग या अक्षमता वाले विद्यार्थियों के प्रति, बालकों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बहुत ही गलत था। इनको लोग अशुभ मानते थे, हीन मानते थे, हे दृष्टि से देखते थे। प्रशिक्षणार्थियों, देश में क्षेत्रीय असमानता का होना भी एक बहुत बड़ी बाधा थी और लोग अपने क्षेत्र को महत्व देते हुए प्रत्येक क्षेत्र का निवासी स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे क्षेत्र के लोगों को हीन समझता था। प्रशिक्षणार्थियों, आप समझ सकते हैं क्षेत्रीयता और अक्षमता का शैक्षिक विकास आप पढ़ रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि क्षेत्रीय असमानता भी समाज में विद्यमान थी। समाज में क्षेत्रीय असमानता के होने के कारण लोग अपने क्षेत्र के लिए श्रेष्ठ, अपने क्षेत्र के निवासियों को श्रेष्ठ और अन्य क्षेत्र के लोगों को हीन समझते थे, उनकी उपेक्षा करते थे। प्रशिक्षणार्थियों, एकजुट होकर कभी भी इन लोगों ने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं किया। विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं किया और उसी का परिणाम है कि हमारे देश में विदेशी आक्रमण होते चले गए और इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत भारत में स्थापित हो गई। उसका सीधा सा श्रेय जाता है क्षेत्र विवाद की भावना के प्रबल होने के लिए। सल्तनत काल को स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो क्षेत्रवाद की भावनाओं के प्रबल होने के कारण लोग दूसरे क्षेत्रों के लोगों का एकजुट होकर मदद नहीं करते थे और विदेशी आक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो जाते थे। राजस्थान पर आक्रमण हो रहा है तो अन्य राज्यों के, अन्य क्षेत्रों के जो राजा हैं और वो उस राजा को हारता हुआ देख सकते हैं लेकिन उसकी सहायता नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये क्षेत्रवाद की भावना मुगल काल में भी देखी जा सकती है। बाबर की सेनाओं के लिए अन्य राजाओं ने कोई सहायता नहीं की। राजस्थान के, मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर को ललकारा, जबकि देश में अन्य क्षेत्रों में और भी राजा थे। लेकिन अकेले राणा सांगा ने बाबर का मुकाबला किया। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर एकजुट विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने की बात आपसे कही जा रही है कि इन लोगों ने क्षेत्रवाद की भावना के फलीभूत होने से या इन लोगों में क्षेत्रवाद की भावना के बढ़ जाने से इन लोगों ने अन्य क्षेत्र के लोगों की सहायता नहीं की। सल्तनत काल की स्थापना हो गई और उसमें क्षेत्रवाद का बहुत बड़ा योगदान है, या क्षेत्रवाद की भावना का, क्षेत्रीयता की भावना का बहुत बड़ा योगदान है। प्रशिक्षणार्थियों, क्षेत्रीय भेदभाव से आप देखते हैं ये भारत की शक्ति को
बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात भारत के टुकड़े टुकड़े करने में ये क्षेत्रवाद की भावना प्रबलता के साथ उठ खड़ी हुई है। प्रशिक्षणार्थियों, इस क्षेत्रीयता की भावना को लोगों को, ये संकुचित दृष्टिकोण को, लोगों की सोच को बदलने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्षेत्रीयता की भावना को और उनके संकुचित दृष्टिकोण को कम कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये क्षेत्रीय भेदभाव, ये क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता से देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। प्रशिक्षणार्थियों, इस क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्षेत्रीय लोगों को इकट्ठा करके और देश के प्रति उन लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजी सरकार की दास्ता से गुलामी के लिए समस्त भारतीयों को एक मंच पर आने के लिए न्योता दिया। प्रशिक्षणार्थियों, इसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे देश के क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। इन क्रांतिकारियों ने ही क्षेत्रीय असमानता को मिटाने के भरसक प्रयास किए। यहाँ और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। प्रशिक्षणार्थियों, आप पढ़ रहे हैं आज़ादी से पहले के भारत में अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की शिक्षा का विकास। आपने पढ़ा कि वैदिक काल में इन लोगों की शिक्षा व्यवहारिक थी और ये रानी और राजाओं के महलों में नौकरी किया करते थे और मनोरंजन का कार्य बौने आदि से कराया जाता था। जिनकी लंबाई कम होती थी उनको बौना कहा जाता है और ये बौने राजमहलों में और जनता का मनोरंजन का कार्य करते थे। प्रशिक्षणार्थियों, बौद्ध काल में आपने देखा कि क्षमता रहित व्यक्तियों की शिक्षा में कमी आई, अर्थात विकलांग, दिव्यांग जो बालक थे उनकी शिक्षा में कमी आई, क्योंकि बौद्ध धर्म में, बौद्ध मठों में, बौद्ध संघ में इनका प्रवेश वर्जित था। प्रशिक्षणार्थियों, संघ में प्रवेश नहीं मिलने से ये शिक्षा से भी वंचित हो गए। मध्यकाल में इन लोगों को सम्मान मिला और बादशाहों और बेगम के महलों में ये सेवा चाकरी का कार्य करते थे। मनोरंजन प्रदान करने वाले लोगों की श्रेणी में इनको गिना जाता था और सबसे पहले ईसाई मिशनरियों का ध्यान विकलांगों की शिक्षा की ओर गया। प्रशिक्षणार्थियों, ईसाई मिशनरियों ने दिव्यांगों की, विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था की और 1883 ईस्वी में अंधे बच्चों की शिक्षा हेतु अमृतसर में 1883 में पहला विद्यालय विकलांगों के लिए खोला गया। कन्या विद्यालय की स्थापना एनी शार्प ने की। 1887 ईस्वी में श्री लाल बिहारी शाह जो भारतीय ईसाई थे, उन्होंने कलकत्ता में
अंधे बच्चों के लिए पहला विद्यालय खोला। 1890 और 1919 के आते आते कुमारी एस्केत और एनी मेलार्ड ने अंधे बच्चों के लिए पलियाम, कोटाया और बम्बई में विद्यालय स्थापित किए। प्रशिक्षणार्थियों, 1944 में सॉर्जेंट योजना सरकारी प्रयासों के लिए अर्थात सरकार जागरूक हुई। सॉर्जेंट योजना के अंतर्गत सरकार ने विकलांगों की शिक्षा का बंदोबस्त किया या विकलांगों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली, जिसके लिए शारीरिक एवं मानसिक एवं मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था को रखा गया। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो विकलांग हैं और मंदबुद्धि हैं, उनके लिए शिक्षा के बंदोबस्त के प्रयास किए गए। सार्जेंट योजना में 2 उद्देश्यों को निर्धारित किया गया, जिसमें पहला था कि इन विकलांगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना और दूसरा है विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाना। प्रशिक्षणार्थियों, इन लोगों में जो आत्मविश्वास की कमी समाज के द्वारा कर दी गई थी, इनको हमेशा समाज के द्वारा उपेक्षित और दया का पात्र मानना, इससे ये अपने आप में आत्मविश्वास नहीं जगा पाए, क्योंकि समाज इनके प्रति सहानुभूति रखता था और इनको रहमो करम पर पलने वाला या दया का पात्र मानता था। प्रशिक्षणार्थियों, इसी को देखते हुए सॉर्जेंट योजना के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए आत्मनिर्भर बनाना और इनमें आत्मविश्वास जगाने के उद्देश्य से इनके लिए पृथक से विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई, जिसमें गूंगे, बहरे और अंधे विद्यार्थियों के लिए पृथक पृथक विद्यालयों की योजना का निर्माण किया गया। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रयास किए गए। कुल मिलाकर 53 विद्यालय भारत में खोले गए, जिनमें गूंगे बहरों के लिए 23 विद्यालय, अंधे बच्चों के लिए 28 और मंदबुद्धि बालकों के लिए 2 विद्यालयों की स्थापना की गई। प्रशिक्षणार्थियों, आज़ादी से पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इन बालकों को अशुभ माना जाता था। समाज का दृष्टिकोण इनके प्रति हेय था, इनको अशुभ माना जाता था और ऐसी स्थिति में ये देश में क्षेत्रीय असमानता को भी देखा जा सकता है। आज़ादी से पहले क्षेत्रीय असमानता बरकरार थी और उस क्षेत्रीय असमानता के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र का निवासी दूसरे क्षेत्र के निवासी को अपने से हीन समझता था। आज भी आप देख सकते हैं साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन दोनों में एक दूसरे में विरोधाभास है। दोनों एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, दोनों एक दूसरे को अपने से हीन समझते हैं। ये सोच प्रशिक्षणार्थियों, ये क्षेत्रीय असमानता का होना, प्रत्येक क्षेत्र का निवासी के द्वारा दूसरे क्षेत्र के निवासी को अपने से हीन समझना या दूसरे क्षेत्र के निवासी की उपेक्षा करना आम बात थी। ये कभी भी एकजुट होकर विदेशी आक्रमणकारियों से नहीं लड़े, जिसके कारण आप देखते हैं कि देश में विदेशी सत्ता स्थापित हो गई और जो सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसमें क्षेत्रवाद की भावना बड़ी प्रबल थी और उसी के परिणाम स्वरूप देश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। प्रशिक्षणार्थियों, ये क्षेत्रीय भेदभाव से देश की एकता और अखंडता के लिए
बहुत बड़ा खतरा है। प्रशिक्षणार्थियों, क्षेत्रीय समानता को दूर करने का श्रेय जाता है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने क्षेत्रीय असमानता को काफ़ी हद तक हटाया और देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। प्रशिक्षणार्थियों, ये आज़ादी से पहले का वर्णन आपने देखा कि अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। ये आज़ादी से पहले का वर्णन जो आपके सामने अभी मैंने सार रूप में आपको बताया है कि स्वतंत्रता से पूर्व के भारत में इस प्रकार की विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था थी। इस शिक्षा व्यवस्था से विकलांगों के प्रति समाज में एक नई जागरूकता आई। लोग इनकी शिक्षा के प्रति जागरूक हुए और समाज इनको आगे बढ़ाने के लिए और सरकार इनके प्रति इनके कल्याण के लिए आगे आई। प्रशिक्षणार्थियों, ये आज़ादी से पहले की ही सारी घटनाएं हैं जो आपके सामने रखी कि देश में 53 विद्यालय थे जिनमें गूंगे, बहरे और अंधों के पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई थी और 1883 से ये चलन चला है और 1947 तक का ये मंत्र आपके सामने मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि लोगों में नई जागरूकता आई, विकलांगों के प्रति, उनके कल्याण के प्रति, उनको समाज में समान धारा में लाने के प्रति ये नई सोच जो पैदा की वो आज़ादी से पहले ही की। आज़ादी से पहले जो बीज रोपित किए गए थे वो अब पौधा बनने लगे हैं। निश्चित रूप से ये पौधा एक फलदायी वृक्ष बन जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में ज़रूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिए। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।